The Pablo Escobar, world biggest drug dealer. 1,100 pounds of refined cocaine into the United States. Es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. In his unsuccessful attempt to assassinate presidential candidate Cesar Gaviria, Pablo Escobar murdered 107 innocent people. Pablo Escobar came from a poor family. He started as a common thief, then became a drug baron and got into politics, a place where he didn't last long, being expelled from Congress and threatened with extradition to the United States. नमस्कार मित्रों, 6 नवंबर 1985 गवर्नमेंट बोगोटा शहर में करीब सुबह 11:30 बजे खूबसूरत मौसम था और सुहानी हवाएं चल रही थी। इसी बीच M19 के लगभग 35 गोरिल्ला, जिसमें 25 मैन और 10 वुमेन 3 कार से सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में घुसे। गोरिल्लाज ने बेसमेंट में पहुंचने के बाद मशीन गन से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें बेसमेंट में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इसी बीच आम नागरिकों के बीच में गोरिल्लास की एक टुकड़ी सुप्रीम कोर्ट के पहली मंजिल पर पहुंच गई और मैन एंट्री गेट पर कब्जा कर लिया। गोरिल्लास ने मैन एंट्री गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड यूलोजियो ब्लैंको, जेराल्डो डियाज और बिल्डिंग मैनेजर जॉर्ज स्टेडियो की हत्या कर दी गई। M19 के कमांडर लुइस ओतेरो के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी सारे बम धमाके किए गए और M19 की एक और टुकड़ी सुप्रीम कोर्ट की चौथी माले पर पहुंचकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस अल्फांसो रेस को अगवा कर लिया गया। इसी बीच हॉस्टेजेस ने सुप्रीम कोर्ट के पहली मंजिल में खाली रूम पर शरण ली और वे लगभग दोपहर 2 बजे तक छुपे रहे। लेकिन कुछ ही समय में गोरिल्लाज ने 24 जस्टिस और 20 रेस को मिलाकर लगभग 300 लोगों को अगवा किया। गोरिल्लाज ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगवा किया, जिनका नाम मैनुअल गाउना क्रूज था, जो कोलंबिया और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण के संबंध में कोर्ट की राय देने के प्रभावी थी। लेकिन प्रारंभिक कब्जे के 3 घंटे बाद ही आर्मी के सोल्जर्स ने सुप्रीम कोर्ट के नीचे के 3 मंजिलों में से 200 हॉस्टेजेस को आजाद कराया। लेकिन फिर M19 के गोरिल्लाज ने ऊपर की 2 मंजिलों पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद एक रेडियो स्टेशन को रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें M19 द्वारा कहा गया कि शांति और सामाजिक न्याय के नाम पर हमने इमारत पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से M19 के गोरिल्लाज ने टेलीफोन के माध्यम से एक मांग की, जिसमें कहा कि प्रेसिडेंट बेलिसारियो बेलनकर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा जाए, जिससे हम मुकदमा चला सके और प्रेसिडेंट से बातचीत कर सके। इसी बात पर प्रेसिडेंट बेलिसारियो ने इनकार किया और आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई। 7 नवंबर 1985 M19 के गोरिल्लाज द्वारा लगभग सुबह 8:30 बजे स्टेट काउंसिलर रोनाल्डो आर्किनिगस को रिहा कर दिया गया और गवर्नमेंट को रेड क्रॉस की प्रवेश की अनुमति दी और बातचीत करने का एक संदेश दिया गया। लेकिन उस समय तक जस्टिस ऑफ पैलेस को आर्मी सोल्जर्स द्वारा पूरी तरीके से घेरा जा चुका था। इमारत को वापस पाने के अभियान का नेतृत्व बोगोटा में 13 व्हील सेना ब्रिज के कमांडर जनरल जेसस आर्मांडो ने किया था। उन्होंने अरमानाक्रूज सेना बटालियन के कमांडर जनरल अल्फांसो प्लाजा को व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया। M1999 Cascabel's armed cars, AA11 U2 arms personnel carriers and soldier arm with G3 assault rifle and MP5 some machine guns and less. सोल्जर्स ने सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। सोल्जर्स ने करीब 2 बजे के कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा धमाका किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 98 लोगों की मौत हुई। मारे गए लोगों में हॉस्टेजेस, सोल्जर्स एंड गोरिल्लास शामिल थे, जिसमें M19 के वरिष्ठ नेता एंड्रेस अल्मारेंस और 4 और सीनियर कमांडर भी शामिल थे और लगभग सुप्रीम कोर्ट के 12 मजिस्ट्रेट भी मारे गए। मारे गए 98 लोगों में से लगभग 11 लोग लापता हैं, जिनके सिर्फ अभी तक बॉडी पार्ट ही 1985 के रिकॉर्ड 3300 द्वारा बनाए गए इम्पोर्टेंट नोटिस कोर्ट के द्वारा की गई जांच के अनुसार राज्य सुरक्षा बल और यहाँ तक कि मीडिया को हमले से पहले घेराबंदी के बारे में अलग अलग सोर्सों से जानकारी प्राप्त हो रही। 2 महीने पहले 2 गोरिल्लास को सुप्रीम कोर्ट के पास से अरेस्ट किया गया, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा मैप और सारी डिटेल लिखी हुई थी। आर्मी सोल्जर्स को कोरोना के दक्षिण के एक घर से एक कैसे बरामद हुई, जिसमें एक उद्घोषणा थी जो M19 के एक सैनिक को रूप में प्रकाशित करने का इरादा था। माना जाता है कि ये प्लानिंग से पैब्लो को सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था। जो फर्नांडो डेल वेल की गिरफ्तारी के बाद फर्नांडो के ऑफिस से लगभग 6 लाख पेजेस के एविडेंस प्राप्त हुए, जिसमें पैब्लो का पूरा कोकीन बिजनेस समाया हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के M19 द्वारा 2 दिन के अटैक में पैब्लो एस्कोबार के 6 लाख पेजेस के एविडेंस को जला के राख कर दिया गया और यही पैब्लो एस्कोबार का मकसद पूरा हो गया।
1 दिसंबर 1949 एक ऐसे खूंखार इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम पैब्लो एस्कोबार था। पैब्लो एस्कोबार ने यूनिवर्सिटी ऑफ एंटियोकुआ से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, लेकिन 1966 में पैसे ना होने के चलते पैब्लो एस्कोबार ने पढ़ाई छोड़ दी। ये वही टाइम था जब पैब्लो के पास पैसे ना होने के चलते उन्होंने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा। पैब्लो ने छोटी चोरियां करना शुरू किया, जिसमें पैब्लो गड़ी हुई कब्रों को निकाल कर बेचा करता था। पैब्लो ने लूट और डकैती करके अपना क्राइम की दुनिया में कदम आगे बढ़ाए, जिसमें पैब्लो बैंक के बाहर खड़े होकर जो लोग बैंक से पैसे निकाल के लाते थे उन्हें लूटना शामिल था। पैब्लो पर पैसों का भूत सवार था, इसलिए पैब्लो ने कार चोरी करना और लोगों को अगवा करना शुरू किया, जिसमें मैडलिन एग्जीक्यूटिव को अगवा कर पैब्लो ने $1 लाख हाल कमा लिया और कोलंबिया में अवैध दारू, सिगरेट और गांजा सप्लाई करने का काम शुरू किया। ये वही समय था जब पैब्लो एस्कोबार महज 22 साल की एज में एक मिलीनियर क्रिमिनल बन गया, लेकिन पैब्लो की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। रिचर्ड मिलहस निक्सन, द 37th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। रिचर्ड मिलहस के काफी करीबी और कम्युनिस्ट के विरोधी अगुस्तो होसे रेमन को रिचर्ड्स द्वारा चिली की सत्ता दी गई। चिली की सत्ता पाकर अगुस्तो खूंखार तानाशाह बन गया और लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें क्रिमिनल्स भी शामिल थे। और 1973 में चिली दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन एक्सपोर्टिंग और प्रोसेसिंग सेंटर था एंड सबसे ज्यादा लैब चिली में ही स्थित थे और चिली द्वारा ही पूरे यूनाइटेड स्टेट और मियामी में कोकीन सप्लाई होता था। यह बात अगुस्तो को पता चलते ही लगभग 35 कोकीन के लैब्स तबाह कर दिए गए और लगभग 346 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में आर्मी के सोल्जर्स द्वारा मार दिए गए। लेकिन एक साथी कोकीन का डीलर बच निकला, इसका नाम था मटेओ मोरेनो। मटेओ के लैब चिली में समुद्र और रेगिस्तान के किनारे थे, लेकिन आर्मी सोल्जर्स द्वारा उन्हें भी ध्वस्त कर दिए गए। मटेओ रुकने वालों में से नहीं था और उसे पता था कि चिली में वो मारा जाएगा और उसे ये भी पता था कि कोलंबिया में उसके लिए बेस्ट डीलर मिलेंगे, इसलिए वो बिना किसी देरी के सीधा कोलंबिया के मेडलिन जा पहुंचा। मोटेओ ने 3 क्रिमिनल्स होजे गांजा और चार्ल्स ब्रदर्स और पैब्लो एस्कोबार में से पैब्लो एस्कोबार को ड्रग्स के कारोबार के लिए चुना। कहा जा सकता है कि मटेओ पैब्लो की लाइफ में भगवान बन गया है। मटेओ ने पैब्लो को अपने पेरू के सारे लैब्स दिखाए। बता दूं कि पेरू एक साउथ अमेरिका का शहर है जो चिली से लगभग 2488 किलोमीटर दूर है। पेरू में कोकीन के लैब देखने के बाद मानो पैब्लो को कोकीन के बिजनेस से प्यार सा हो गया। पैब्लो एस्कोबार ने मटेओ के लैब से कोकीन का पेस्ट मियामी ट्रांसफर करना शुरू किया, जिसमें पैब्लो 3 से 4 गाड़ियों में लगभग 60 केजी कोकीन का पेस्ट मियामी पहुंचाता था और लगभग $500,000 का प्रॉफिट कमाता था। पैब्लो ने अमेरिका से वापस लौटकर मेडलिन शहर में अपने पुराने इलाके में एक घर लिया। यहाँ पर मैटियो की सहायता से एक स्मॉल लैब बनाया। लैब बहुत छोटा था इसलिए उसे किचन नाम दिया गया। गुस्तावो द जेसस गैविलिया ये पैब्लो का चचेरा भाई था और गुस्तावो ने हर पैब्लो के क्रिमिनल एक्शन पर साथ दिया। गुस्तावो का काम फाइनेंस और बिजनेस के रूट्स को देखना था। एल लियोन ने कोलंबिया से मियामी तक पैब्लो के ड्रग्स को सप्लाई करने का काम शुरू किया। वैसे एल लियोन गुस्तावो का पुराना दोस्त था। उसने पहली बार जैकेट में कोकीन भरकर कोलंबिया से मियामी तक ट्रांसफर किया। बढ़ती यूएस में कोकीन की मांग को देखकर इतना कम ट्रांसपोर्ट पर काम नहीं चल रहा था, इसलिए एल लियोन ने पायलट को रिश्वत देना शुरू किया, जिससे डायरेक्ट कोलंबिया से मियामी कोकीन प्लेन से सप्लाई होने लगा। किचिनिया को स्मॉल लैब बंद करके पैब्लो ने मेडलिन के जंगलों के बीच बड़ी बड़ी कोकीन की लैब डाली। कार्लोस लेडर ये वही आदमी है जो मियामी के एयरपोर्ट पर एल लियोन से सारा ड्रग्स लेता है और पूरी मियामी पर कोकीन सप्लाई करता है। लेकिन मैटियो जिसने पैब्लो को लैब्स बनाने का आइडिया दिया, पैब्लो मैटियो को कोई भी कमीशन नहीं दे रहा था, जिससे नाराज मैटियो ने पुलिस को पैब्लो के सारे एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया और मैटियो ने पैब्लो का लैब्स का कोकीन चुराना स्टार्ट किया। मैटियो चोरी किए हुए कोकीन को जर्मन जपाटा की सहायता से पूरे यूएस में सप्लाई करता था। इसी बीच पैब्लो के आलुओं से भरे लगभग 10 ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया, जिनके टायरों में लगभग 390 केजी कोकीन भरा था। कुछ ही समय बाद पैब्लो एस्कोबार पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में पैब्लो ने क्रिमिनल्स के रूप में एक फोटो खिंचाई। पैब्लो को नहीं पता था कि ये फोटो उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। कुछ ही समय बाद पैब्लो पूरी पुलिस को घूस देकर और अपनी फाइल बंद करवाकर घर वापस लौटा है।
स्टेफन मर्फी एंड जेवियर पेना, ये ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य ऑफिसर्स थे। ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये एक स्पेशल फोर्स है जो ड्रग्स एक्सपोर्ट को रोकती है और ड्रग्स डीलर को अरेस्ट करवाने में मदद करती है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 में हुई थी। स्टेफन को कोकीन डीलर जर्मन जपाटा के बारे में पता था। स्टेफन को जर्मन जपाटा को अरेस्ट करना था, इसलिए स्टेफन ने जर्मन जपाटा से लगभग 1200 केजी कोकीन की मांग की। जर्मन जपाटा लगभग 1200 केजी कोकीन लेकर फ्लोरिडा में स्टेफन के पास पहुंचा। स्टेफन और उसके दोस्त जर्मन जपाटा को अरेस्ट करने ही वाले थे, इतने में पैब्लो का एक हिटमैन जुआन डियागो डियाज बाइक से पहुंचा और जर्मन जपाटा के अंधाधुंध फायरिंग में जर्मन जपाटा मारा गया और स्टेफन का एक और दोस्त मारा गया। जुआन डियागो डियाज को बाद में फ्लोरिडा की पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पैब्लो ने बाइक ट्रांसफर के जरिए लगभग $20 लाख कोर्ट में जमा करके जुआन डियागो को छुड़ा लिया और कोलंबिया वापस बुला लिया। इसके कुछ ही समय बाद पैब्लो एस्कोबार ने सन 1979 में मटेओ मोरेनो को गद्दारी और चोरी करने के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। स्टेफन के कोलंबिया लैंड करते ही एयरपोर्ट ऑफिसर्स द्वारा स्टेफन की पासपोर्ट की कॉपी पैब्लो एस्कोबार के पास पहुंचा दी जाती है। दरअसल यूएस से कोलंबिया जो भी आता उसकी पासपोर्ट की फोटो पैब्लो एस्कोबार के पास पहुंचा दी जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट प्रशासन पूरा पैब्लो द्वारा बिका हुआ। पैब्लो एस्कोबार की कोलंबिया से मियामी तक इतने प्लेन उड़ रहे थे कि पैब्लो एस्कोबार को कोलंबिया और मियामी के बीच एक फ्यूल स्टेशन की जरूरत थी। इसलिए पैब्लो एस्कोबार ने बहामास पर एक लैंड खरीदा और वहां पर एक फ्यूल स्टेशन बनाया। पैब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया के खूबसूरत जंगलों में बड़े बड़े कोकीन के लैब बना दिए, जिसमें वो हर वीक लगभग 10,000 केजी कोकीन बनाता था और हर किलो की कीमत लगभग $50,000 होती थी, मतलब $5 बिलियन पर ईयर। पैब्लो का चचेरा भाई गुस्तावो जर्मनी से केमिस्ट लेके आता था जो कोकीन को पिघलाता था और पिघली हुई कोकीन को अल्कोहल, कॉफी और कोका कोला जैसे और भी प्रोडक्ट्स में भरकर बेची जाती थी। कोकीन मिलाने के बाद ये प्रोडक्ट्स एक न्यू प्रोडक्ट्स के रूप में बन जाता था। पैब्लो के पास बहुत सारे डॉग्स भी थे जो सूंघ के पता लगा लेते थे कि इस प्रोडक्ट्स में से कहीं कोकीन की स्मेल तो नहीं आ रही। इसीलिए पैब्लो का ये उसकी ग्रोथ का सबसे अच्छा प्लान था और तभी ये कोकीन पूरी मियामी में देखते ही छा गई और मियामी में क्राइम भी बढ़ गया, जिससे मियामी का मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया। इसके अलावा पैब्लो के पास एक टैक्सी कंपनी भी थी जिसमें कहने को तो सिर्फ 3 टैक्सी थी, लेकिन उसकी वीकली इनकम लगभग $5 मिलियन थी। इसलिए पैब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा आ रहा था कि पैब्लो एस्कोबार के पास छुपाने की जगह नहीं थी। इसलिए पैब्लो एस्कोबार ने उन पैसों को जमीन में गड़वाना और दीवार में छुपाना शुरू किया। ये वही टाइम था जिस टाइम पैब्लो एस्कोबार लगभग हर महीने 2 लाख से ज्यादा की नोट बांधने के लिए रबर बैंड यूज करता था, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार इन पैसों को बैंक में जमा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये यूएस से आई हुई ब्लैक मनी थी जो इलीगल वे में कोलंबिया लाई गई। ये सारे देने का नक्शा जहाँ पर पैब्लो का कैश छुपा था फर्नांडो डेल बेले को मालूम था, जो कि पैब्लो एस्कोबार का मैनेजर था। शायद इसीलिए पैब्लो एस्कोबार फर्नांडो को ब्लैक बेयर नाम से बुलाता था। M19 कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप था जिसमें कॉलेज स्टूडेंट और बुद्धिमान लोग शामिल थे। दरअसल इसका लीडर इवान टोरेस था। 13 मार्च 1981 M19 ने पैब्लो के पार्टनर ओचुआ ब्रदर्स की सिस्टर मार्था नीवेस ओचुआ को मेडलिन के शब्दों से किडनैप कर लिया। दरअसल मार्था नीवेस पैब्लो एस्कोबार की चचेरे भाई गुस्तावो की गर्लफ्रेंड थी। M19 की टीम ने मार्था नीवेस को जंगल में रखा और पैब्लो से पैसों की मांग की। पैब्लो ने पैसे देने से इनकार कर लिया। M19 की टीम को लगा कि पैब्लो सर तो मान जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पैब्लो ने जंगल में मौजूद सभी M19 की टीम को मार डाला और पेड़ से उल्टा लटका दिया। इवान टॉक्स उस समय जंगल में मौजूद नहीं थे, इसलिए इवान टॉक्स ने डर के मारे मार्था निवेश को मेडलिन की रोड पर छोड़ दिया और यहाँ पर पैब्लो एस्कोबार ने M19 की लटकी हुई टीम का फोटो लिया और न्यूज़पेपर पर छपवा दिया। ये करके पैब्लो एस्कोबार अपने आप को खूंखार बताना चाहता था। ऐसा मान सकते हो कि पैब्लो एस्कोबार क्रिमिनल्स के साथ साथ गरीबों का मसीहा बन रहा था, क्योंकि जब पैब्लो एस्कोबार के पास पैसे रखने की जगह खत्म हो गई तो पैब्लो एस्कोबार ने उन्हें गरीबों में बंटवाना शुरू कर दिया। ये रास्ता पैब्लो एस्कोबार को पॉलिटिक्स बनने की राह पर ले जाना और पैब्लो को पता चल गया था कि मैंने कोलंबियन लोगों की दिल में जगह बना ली है। स्टेफन और जेवियर डीए एजेंट को पता चला कि बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट इस वीकेंड मेडलिन जा रही है। दरअसल मेडलिन में पैब्लो एस्कोबार ने पार्टी रखी थी जिसमें बोगोटा से बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट और नार्कोस के सभी लीडर आ रहे थे। इस पार्टी में पैब्लो एस्कोबार ने मेडलिन कार्टेल का खुद को लीडर घोषित किया। आफ्टर पार्टी सभी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया गया। उन्हीं प्रोस्टिट्यूट में से एक हेलिना सोटोमायो डीईए एजेंट से मिली हुई थी और हेलिना ये काम सिर्फ यूएस वीजा के लिए कर रही थी। जिस होटल में पार्टी हो रही थी उसी होटल में डीईए के एजेंट्स और होरासिया करीलो भी उपस्थित थे, जो कि पार्टी की एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। होरासिया करीलो ये कोलंबियन पुलिस ऑफिसर थे और सर्च ब्लॉक के लीडर भी थे।
सच बताऊंगा, इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा होरासियो कैरिलो ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी रिश्वत नहीं ली थी। इन्होंने अमेरिका के साथ नेशनल खुफिया एजेंसी और DEA ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया। पैब्लो एस्कोबार के लोगों को पता चल गया कि हेलेना DEA एजेंट्स के साथ है, इसलिए हेलेना के साथ पैब्लो एस्कोबार के सभी लोगों ने रेप किया। बहुत देर हो गई थी और हेलेना बाहर नहीं आई, इसलिए होरासियो और जेवियर अंदर गए एंड गोलाबारी की। तब हेलेना नग्न अवस्था में अंदर मिली और पैब्लो के सभी आदमी उस समय भाग चुके थे। हेलेना को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया, लेकिन हेलेना कभी ठीक नहीं हो पाई। एक्चुअली जब DEA एजेंट स्टीफन कोलंबिया में लैंड हुए तो अपने साथ एक कैट लेके आए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही वो कैट स्टीफन के घर पर मरी मिली। ये बात स्टीफन ने पुलिस को बताई। कर्टिस वारेन जो एक कोलंबियन पुलिस ऑफिसर था, लेकिन पूरी तरीके से बिछा हुआ था, जब कैट की बात स्टीफन ने एल्बर्टो को बताई तो एल्बर्टो ने उस बात को इग्नोर किया और उसको घमंड दिखाया। स्टीफन ने एल्बर्टो को घूस दी। उसके बाद एल्बर्टो ने अपना काम स्टार्ट किया और उन 2 एयरपोर्ट के अधिकारियों को पुलिस थाने बुलाया। उनसे पूछताछ में पता चला कि कैट को पैब्लो के एक हिटमैन पॉइजन ने मारा था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एल्बर्टो ने बहुत खुफिया जानकारी DEA को दी थी, जिसमें एल्बर्टो ने DEA एजेंट्स को पैब्लो एस्कोबार के 1976 के केस से जुड़े सभी लोगों के बारे में डिटेल, जिसने पैब्लो एस्कोबार के बिजनेस के बारे में बताया, वकील और जज जिसने पैब्लो एस्कोबार को सजा दी, वो सभी मौजूद थे। इनके पास DEA की टीम जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इनमें से जिन लोगों की DEA की टीम जाती उनको कुछ समय पहले मौत के घाट उतार दिया जाता, क्योंकि अल्बर्टो इधर DEA की टीम को बता रहा था और उधर पैब्लो एस्कोबार को बता रहा था। अल्बर्टो दोनों तरफ से घूस खा रहा था, इसलिए पैब्लो एस्कोबार उन लोगों को DEA की टीम से मिलने से पहले ही मरवाता जा रहा था। बट स्टीफन और जेवियर को ये बात पता लग चुकी थी, इसलिए स्टीफन और जेवियर ने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसके पास पैब्लो एस्कोबार की पुलिस स्टेशन की फोटो थी। वो पैब्लो की फोटो स्टीफन के पास आ गई, लेकिन कुछ समय बाद स्टीफन की एल्बर्टो से लड़ाई हो गई, इसलिए एल्बर्टो ने DEA के बारे में पैब्लो को बताना चाहा, लेकिन पैब्लो को उस समय तक पता चल चुका था कि एल्बर्टो DEA एजेंट के साथ है, इसलिए पॉइजन द्वारा एल्बर्टो को मार दिया गया। रॉबर्टो रेमान, जिसको पॉइजन नाम से भी जाना जाता था, दरअसल ये पैब्लो एस्कोबार का बहुत खूंखार हिटमैन था, जो पैब्लो एस्कोबार के बिजनेस के करियर से स्टार्टिंग से ही जुड़ा था। पॉइजन ने कोलंबियन लोगों को बेवजह मौत के घाट उतारा था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल थे। इस समय तक पैब्लो एस्कोबार ने अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान घर भी बना लिया था, जिसका नाम हैसिएंडा नेपोलिस में था, जो लगभग 7.7 स्क्वायर मील एरिया कवर किया था। पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया के प्रेसिडेंट बनना चाहता था, जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके और वहां का तानाशाह बन सके। इसलिए पैब्लो एस्कोबार कोलंबियन कांग्रेस में मेंबर बन गए। कांग्रेस के द्वारा पैब्लो को चुनने पर रोड्रिगो लारा ने इनकी बहुत निंदा की। मैंने कहा था ना दोस्तों कि ये फोटो पैब्लो एस्कोबार की जिंदगी में सबसे खतरनाक फोटो साबित होगी, तो यही हुआ। यही फोटो रोड्रिगो लारा ने पार्लियामेंट में दिखाकर पैब्लो एस्कोबार और नार्कोस की भयंकर निंदा की और नार्कोस और पैब्लो एस्कोबार की कोलंबिया के सामने छवि बिगाड़ी। पैब्लो एस्कोबार को पता चल चुका था कि कोलंबिया के लोगों के सामने मेरी अब छवि बिगड़ चुकी है और पूरी कोलंबिया को मेरे ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चल चुका है। इससे पैब्लो को ये भी पता चल चुका था कि वो पॉलिटिक्स में आगे कदम नहीं रख सकता। रोड्रिगो लारा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, जिन्हें प्रेसिडेंट बेलिसारियो द्वारा अगस्त 1983 में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया गया था। लारा ने पैब्लो के ड्रग्स कार्टेल और नार्कोस के बारे में कोलंबियन जनता को बताया, लेकिन वही दूसरी ओर पैब्लो वकील लेके केस लड़ने के लिए रेडी हो गए। लारा ने पैब्लो की जू के लिए लाए गए अफ्रीका से इलीगल एनिमल्स पर टैक्स लगाए, ताकि वो अपनी फुटबॉल टीम द मिलियनियर की ओनरशिप से हाथ धोना पड़ा और ओचुआ ब्रदर्स के लगभग 57 प्लान जिसमें ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, उनका परमिट देने से इनकार कर दिया। अब तक कोलंबिया का मोस्ट वांटेड आदमी बन चुका था, जिसे पैब्लो के साथ साथ पूरी नार्कोस मरवाना चाहती थी। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चेकोस्लोवाकिया का कोलंबियन एम्बेसडर बना दिया गया। लगभग उन्हें 2 वीक में देश छोड़ के जाना था, लेकिन 30 अप्रैल 1984 को लारा बोगोटा DC में कार से जा रहे थे। वही 2 बाइक सवार लोग उनकी कार के पीछे आते और उन्हें अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग में लारा की कार में ही मौत हो जाती है। ये 2 लोग पैब्लो के ही आदमी थे। इस वक्त तक कोलंबियाई पुलिस और DEA के एजेंट्स पैब्लो एस्कोबार को और पूरी नार्कोस को हराना चाहते थे। वही दूसरी ओर पूरी नार्कोस मिलकर बैठ के वॉर की तैयारी कर रही थी, जिसमें गांचा इजराइल सैनिक को अपने साथ वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा था। गुस्साई पैब्लो ने अब अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने एक नारा बनाया, रिश्वत लो या मौत, क्योंकि सभी नेताओं ने नार्कोस के खिलाफ मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था और नेगोशिएशन के बारे में बात करना शुरू कर दी थी, जिससे नाराज पैब्लो ने अब नेताओं को खरीदना शुरू किया और जो नेता नहीं खरीदे उन्हें मारना शुरू किया।
जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल थे। पैब्लो एस्कोबार ने लुइस कार्लोस गैलन को भी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन पैब्लो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। लुइस कार्लोस गैलन प्रेसिडेंट उम्मीदवार थे 1990 के कोलंबिया चुनाव के। गैलन ड्रग्स कार्टेल के दुश्मन थे। गैलन ने कहा कि यदि मैं प्रेसिडेंट बन गया तो ड्रग्स कार्टेल का नाम निशान मिटा दूंगा। एक्चुअली पैब्लो भाग इसलिए रहा था क्योंकि उसे 5 साल की सजा सुनाई थी पुराने ड्रग्स केस में। उसको डर था कि कहीं कोलंबिया द्वारा यूएस ना भेज दिया जाए, क्योंकि वो यूएस की जेल से बहुत डरता था। उसका मानना था कि यूएस की जेल से अच्छा है कि मैं कोलंबिया की कब्र में चल जाऊं। इसलिए पैब्लो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था और आत्मसमर्पण करना भी चाहता था, लेकिन कुछ उसकी शर्तें थी। पैब्लो एस्कोबार ने जज को भी रिश्वत देने की कोशिश की, जिससे जज इतने डर गए कि कोर्ट में नकाब पहनकर आने लगे। लेकिन जज ने भी रिश्वत नहीं ली, इसलिए जज को कार में बम लगाकर मार दिया गया। जनरल कैरिलो को फरेडो के बारे में पता चलते ही फरेडो को अरेस्ट कर लिया गया। फरेडो से पूछताछ में पता चला कि पैब्लो एस्कोबार हर दिन $50 मिलियन कमाता है और फरेडो के साथ इतनी सारी सबूत और फाइल मिली कि सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा का पूरा कमरा भर गया। इन्हीं की टीम को बैरी सील के बारे में पता चला, जो कि एक साउथ अमेरिका का लड़का था, जिसने मैगडीन से लुइसियाना तक लगभग 500 टन कोकीन सप्लाई किए पैब्लो एस्कोबार के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिंगल फ्यूल में प्राइवेट जेट मैगडीन से लुइसियाना तक नहीं जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि वो निकारागुआ में रिफ्यूलिंग करवाने के लिए रुके थे। ऐसा DIA एजेंट को बैरी सील ने बताया। बैरी सील ने पैब्लो की एक फोटो दिखाई जिसमें निकारागुआ एयरपोर्ट पर पैब्लो ड्रग्स लोड कर रहा था, क्योंकि उस टाइम निकारागुआ में सैंडिनिस्टस की सरकार थी, जिन्होंने पैब्लो एस्कोबार के प्लान्स को निकारागुआ में करने के लिए परमिशन दी। ये कुछ फोटोज स्टीफन ने एम्बेसी में दी, लेकिन ये फोटोज वॉशिंगटन में मौजूद मरीन कर्नल ऑलिवर नॉर्थ के हाथ लग गई। इन्होंने इन फोटोज को मीडिया में दिखा दिया। इसी चक्कर में ये फोटोज समाचार में वायरल हो गई और दूसरी साइड पैब्लो एस्कोबार का पता चल चुका था कि बैरी सील ने ये फोटोज दी है। पैब्लो से लड़ने के लिए काफी सारे हथियारों की जरूरत हुई थी, क्योंकि पैब्लो से लड़ना मतलब कम्युनिस्ट से लड़ना था। इसलिए पनामा के साउथर्न कमांडर ने हेलीकॉप्टर, टैंक और सोल्जर्स DEA को दिए, जिसकी मदद से DEA के एजेंट्स ने बहुत सारे छापे मारे, जिसमें लगभग $1 बिलियन की कोकीन बरामद हुई। लेकिन ये तो पैब्लो का सिर्फ 1% हिस्सा था, अभी 99% हिस्सा तो बाकी था। DEA के एजेंट्स ने कोलंबिया में आने वाले केमिकल जहाज पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया। ये वही केमिकल था जिसे कोकीन मेकिंग में यूज किया जाता था। इससे DEA एजेंट और कोलंबिया पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें कोलंबिया का सबसे बड़ा कोकीन लैब मिला, जिसे सोल्जर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसमें पैब्लो एस्कोबार का करीबी आदमी भी था, जिसका नाम था कार्लोस लेगर। कार्लोस लेगर ने DEA एजेंट्स को घूस लाने की कोशिश करी, लेकिन कार्लोस लेगर को अरेस्ट कर लिया गया और यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया। कार्लोस लेगर अभी भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कार्लोस लेगर को उम्र कैद की सजा के बाद 135 साल की सजा और मिली। शायद इसलिए पैब्लो कार्लोस को नहीं छुड़ा पाया। ये खबर पूरी कोलंबिया में फैल गई और प्रेसिडेंट के उम्मीदवार गैलन को बहुत सुर्खियां मिली। लेकिन दूसरी तरफ पैब्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो और ज्यादा खुखार होता रहा। M19 का लीडर था, उससे मिलने गया और $2 मिलियन में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में घुसने का प्लान किया। 6 नवंबर 1985 में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में M19 के द्वारा हमला किया गया। पैब्लो एस्कोबार की गिरफ्तारी का डर सता रहा था और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पर पैब्लो ने हमला करवाया था। उसके बावजूद भी पैब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट से कहा कि मैं कोलंबिया का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन कोलंबियन प्रेसिडेंट बेलिसारियो ने इस बात से मना कर दिया। अपनी कैंपेन मैनेजर की मना करने के बावजूद भी गैलन 18 बॉडीगार्डों के साथ एक विशाल रैली में घुस गए और स्टेज पे चढ़ते टाइम में 10 लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें गैलन मौके पर ही मारे गए। गैलन की याद में गांव में मोमबत्तियां जलाई गई और शहर में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। के बाद सीजर गैविरिया को गैलन के बच्चे द्वारा प्रेसिडेंट पोस्ट का उम्मीदवार बना दिया गया और गैलन के मरने के बाद पैब्लो अगेन स्विट्जरलैंड से कोलंबिया आ गया। पैब्लो को नया प्रेसिडेंट उम्मीदवार चुनने के लिए आपत्ति हुई और सीजर गैविरिया को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि नार्कोस को अकेला छोड़ दो नहीं तो युद्ध होगा, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार के बारे में जो कोई भी कुछ गलत बोलता वो मारा जाता। लेकिन अब DEA एजेंट्स का टारगेट पैब्लो एस्कोबार था। 1989 में होरासियो कैरेलो ने सर्च ब्लॉक की स्थापना की और सोल्जर्स भर्ती करना शुरू किए और वहीं दूसरी ओर पैब्लो एस्कोबार ने छोटे छोटे बच्चों को अपनी कार्टेल में जगह दी, जिसमें ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए एक सोल्जर्स का ग्रुप बनाया गया। पैब्लो के आदमी बच्चों को एक पैकेट दिया करते और उसे डिलीवर्ड करने के लिए कहा करते। जो बच्चा उस पैकेट को बिना खोले डिलीवर करता, उस पर पैब्लो एस्कोबार विश्वास करता, उसे हथियार देता और उसे अपनी कार्टेल में ऐड कर देता। जिसके बाद पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस अधिकारियों को मारने पर इनाम रखा, जिसमें
जिसमें 200 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को कोलंबियन लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। यह आंकड़ा उस समय का इतना था कि कोलंबिया के मुर्दा घर भी कम पड़ गए और नए मुर्दा घरों में पुलिस कर्मियों को गाड़ना पड़ा। पैब्लो ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मरवाने के लिए एक और चाल चली, जिसमें जितना बड़ा ऑफिसर उतना ही ज्यादा इनाम पैब्लो एस्कोबार ने रखा। सीजर गैब्रियल ने पैब्लो एस्कोबार को यूएस में सौंपने का वादा कर दिया था, लेकिन डर इस बात का था कि सीजर गैब्रियल उस समय तक मौत के घाट में उतार दिए जाए। इसलिए सीजर गैब्रियल को स्टीफन ने बुलेट प्रूफ जैकेट और कपड़े दिए। डीईए एजेंट स्टीफन ने एक आदमी का पता लगाया जिसको पैब्लो एस्कोबार और उसकी टीम के द्वारा काफी दिनों से छुपाया जा रहा। स्टीफन ने सीआईए के व्हाइट हाउस जाकर इस इंसान की फाइल चेक कर पहचान की और पता चला कि इसका नाम इफ्रान है, जो कि बम बनाता है। फ्रान गोंजालेस। कहने को तो ये बेस्ट कंट्री के लोग थे जो स्पेन से अलग होना चाहते थे, लेकिन इफ्रान की खासियत फेमस और बड़े लोगों की हत्या करना, जिसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर लुइस ब्लैंको की हत्या और कार बॉम्ब ब्लास्ट में एलेजेंडर डिफेंस मिनिस्टर की मौत का जिम्मेदार भी यही था। और भी बहुत से बम इफ्रान ने बनाए थे और यही प्लान था पैब्लो एस्कोबार का सीजर गैब्रियल के लिए। अमेरिकन एम्बेसी हेड ने कैंपेन ट्रेवल कैंसिल करने की मांग की गैब्रियल से। गैब्रियल ने साफ इनकार कर दिया। पैब्लो एस्कोबार और उसके लोग जेमा के घर मिलने पहुंचे। दरअसल जेमा एक आम कोलंबियन आदमी था जो पैब्लो एस्कोबार के साथ ड्रग डीलिंग में काम करना चाहता था और अपनी फैमिली को एक अमीर घर की फैमिली बनाना चाहता था। इसी का फायदा उठाते हुए पैब्लो एस्कोबार ने जेमा को बहला फुसलाकर अपना एक काम करने के लिए कहा। जेमा बहुत ज्यादा खुश हुआ। पैब्लो एस्कोबार ने जेमा से झूठ बोला और पैब्लो एस्कोबार ने जेमा से कहा कि तुम्हें एरोप्लेन में एक सूटकेस ले जाना है जिसमें रिकॉर्डिंग मशीन लगी है और तुम्हें एरोप्लेन की रिकॉर्डिंग करनी है। अब कौन सी बात है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। जेमा ने इस रिकॉर्डिंग करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जेमा को नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग नहीं बम है और जेमा अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा। 15 दिसंबर 1989 जॉर्ज वेलेस्कुइज की खबर मिलते ही कैरिलो और जेवियर गाचा को पकड़ने तेलू चले गए। जेवियर गाचा को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन कैरिलो के गाचा ने बहुत सोल्जर्स मारे थे, इसलिए कैरिलो गाचा को मौत के घाट उतारना चाहता। उस टाइम गाचा अपने बच्चे से बहस कर रहा था। इसी बीच सर्च ब्लॉक के सोल्जर्स ने अटैक कर दिया, जिसमें गाचा ने मशीन गन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गाचा के सोल्जर सर्च ब्लॉक के सोल्जर से लड़ रहे थे। उसी बीच गाचा और उसका लड़का वहां से एक कार से भाग निकला। ये बात कैरिलो को पता चली तो कैरिलो भी गाचा की कार का पीछा करने लगा। उस टाइम कैरिलो ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा था गाचा को पकड़ने की। इसी बीच हेलीकॉप्टर से जेवियर आता है और हेलीकॉप्टर से जेवियर अंधाधुंध फायरिंग करता है गाचा पर। उसी समय गाचा और उसकी बच्चे की मौत हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद 27 नवंबर 1989 स्टीफन जल्दी से भागकर गैब्रियल के पास एयरपोर्ट जाता है और गैब्रियल को फ्लाइट से कैली जाने को रोकता है। दरअसल स्टीफन को पता चल जाता है कि कैली में गैब्रियल को मौत के घाट उतार दिया जाए। बड़ी मुश्किल के बाद गैब्रियल स्टीफन की सुन लेते हैं और एयरपोर्ट से ही वापस लौट जाते हैं। जुआन डिएगो डियाज ने जेमा को एयरपोर्ट पर एक सूटकेस दिया और उसे समझाते हुए कहा कि मैं कैली में जाकर तुम्हें पिक कर लूंगा। जेमा स्माइल करता हुआ फ्लाइट में बैठ गया। लगभग सुबह 7:13 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। फ्लाइट लगभग जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर थी। उसी समय जेमा ने बॉम्ब का बटन दबा दिया और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 107 लोगों की हवा में ही मौत हो गई और एरोप्लेन के मलबा गिरने से जमीन पर 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसे को कोलंबिया में बहुत निंदा मिली और सभी ने ड्रग्स कार्टेल से शांति की मांग की। और ये बात प्रेसिडेंट के उम्मीदवार गैब्रियल को पता चल चुका था। सीजर गैब्रियल भारी मतों के साथ कोलंबिया के 28वें प्रेसिडेंट बने, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कोलंबिया में शांति और पैब्लो की मौत था। इसलिए गैब्रियल ने कैरिलो के सर्च ब्लॉक को खुला छोड़ दिया। इसमें सर्च ब्लॉक ने अंधाधुंध छापे मारे, लेकिन हर बार पैब्लो एस्कोबार वहां से बच के निकल जाता था। वही पैब्लो एस्कोबार ने अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कैली कार्टेल के 4th लीडर पेचो हेरेरो से मुलाकात की, लेकिन पैब्लो एस्कोबार को अंदाजा भी नहीं था कि पेचो हेरेरो पैब्लो एस्कोबार की मौत चाहता है। और नेविगेंटे, जो कि गाचा का आदमी था, गाचा की मौत के बाद कैली कार्टेल के हेरेरो के साथ काम करने लगा। डीईए की टीम ने पता लगाया कि मेडलिन में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कोलंबिया का आम नागरिक अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे उन्हें पता चला कि जो महंगी गाड़ियां हैं वो पैब्लो एस्कोबार की है और कोलंबियन पुलिस और डीईए की टीम ने इन गाड़ियों का पीछा करना शुरू किया, जिसमें पैब्लो एस्कोबार के काफी सबूत और काफी लीडर मिले। लेकिन कुछ समय बाद पैब्लो एस्कोबार को डीईए की ये साजिश पता चल चुकी थी, इसलिए पैब्लो एस्कोबार ने ओल्ड मॉडल की पुरानी कार लाना शुरू कर दिया, जिससे डीईए और कोलंबियन पुलिस का ये प्लान भी फेल हो गया। जेमा, जिसने प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसकी वाइफ को भी पैब्लो एस्कोबार के आदमियों के द्वारा मार दिया गया, जिसमें जेमा को बच्चा बच गया और स्टीफन ने उसको गोद ले लिया। फर्नांडो ड्यूके, जो कि एक पॉलिटिशियन और एक लॉयर था,
पेब्लो के लिए काम करने लगा और पेब्लो का एक समझौता प्रेसिडेंट गेविरिया के पास लेकर पहुंचा, लेकिन प्रेसिडेंट गेविरिया ने उस समझौते से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पेब्लो एस्कोबार ने अपनी शर्तों को मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। पेब्लो एस्कोबार ने डॉक्टर जूलियो सीजर तुर्बे, जो कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनकी बेटी डियाना तुर्बे को किडनैप कर लिया, क्योंकि डियाना तुर्बे पेशे से एक न्यूज एंकर थी जिसने पेब्लो एस्कोबार के बारे में सारे चिट्ठे न्यूज पर खोल दिए थे। पेब्लो डियाना से वीडियो शूट करवाता, जिसमें डियाना प्रेसिडेंट से फोर्स करती कि पेब्लो के साथ नेगोशिएशन कर लीजिए, नहीं तो पेब्लो मुझे मार डालेगा। डियाना के साथ साथ पेब्लो एस्कोबार ने और बड़े बड़े लोगों के बच्चे को किडनैप किया। विश्वास दिलाने के लिए पेब्लो कुछ दिनों में 1-2 हॉस्टेजेस छोड़ने लगता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्टेजेस डियाना को नहीं छोड़ा। सीआईए की टीम को डियाना की लोकेशन पता चली, तभी उन्होंने कैरिलो को बताया। कैरिलो को सर्च ब्लॉग ने उस जगह पर ढाबा बोल दिया जहां पर दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसी फायरिंग में 25 जनवरी 1991 को डियाना को गोली लगने से मौत हो गई और इस बार प्रेसिडेंट गेविरिया को बहुत बड़ा झटका लगा। और वहीं दूसरी ओर पेब्लो एस्कोबार का मकसद पूरा हो गया और इसी चीज को ध्यान में रखकर कोलंबिया की शांति के लिए प्रेसिडेंट गेविरिया ने पेब्लो की शर्तें मानी। पेब्लो एस्कोबार की शर्त में कुछ चीजें शामिल थी, जैसे वो अपना जेल खुद बनाएगा और जेल के लगभग 3 किलोमीटर में किसी भी पुलिस अफसर की एंट्री नहीं। गेविरिया ने सभी शर्तों को मंजूरी दी और उसके कोकेन बिजनेस को अनदेखा किया। पेब्लो एस्कोबार कुछ ही समय में जेल में पहुंचने वाला था और ये बात पैचो को भी पता थी, इसलिए जेल में पहुंचने से पहले पैचो पेब्लो एस्कोबार को मारना चाहता था। इसलिए पैचो हरेरो ने पेब्लो एस्कोबार की गर्लफ्रेंड वर्जीनिया को बहला फुसलाकर पेब्लो एस्कोबार के घर का एड्रेस पूछा और वर्जीनिया ने पेब्लो एस्कोबार के घर का एड्रेस बता दिया। दरअसल ये पेब्लो एस्कोबार और पैचो के बीच कोई नई लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई पहले भी काफी ज्यादा होती आई है, क्योंकि पेब्लो एस्कोबार का मेडलिन कार्टेल उस समय 80% ऑफ कोकीन सप्लाई करता था और वही कैली कार्टेल मात्र 20% सप्लाई करती थी। इसलिए पैचो हरेरो पेब्लो एस्कोबार को मारना चाहता था, जिससे उनकी कैली कार्टेल सबसे बड़ी हो जाए। इसलिए पैचो ने पेब्लो एस्कोबार के घर के पास बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें पेब्लो एस्कोबार की बच्ची मैनुएला हमेशा के लिए एक कान से बहरी हो गई और किसी को फैमिली में कुछ नुकसान नहीं हुआ। पेब्लो इस टाइम समझ चुका था कि ये काम पुलिस का नहीं हो सकता, इसमें कोई और ही है, लेकिन इस बार पेब्लो को उसके बारे में पता नहीं था। पैचो वर्डर्स ने कैली कार्टेल के लीडर पैचो के साथ मिलकर खुद को पुलिस में सरेंडर कर दिया। असल पुलिस पेब्लो के चचेरे भाई गुस्तावो को पकड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। इसलिए पुलिस ने ओचोआ वर्डर्स की सिस्टर मार्था ओचोआ से मदद मांगी। दरअसल मार्था ओचोआ गुस्तावो की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मार्था ओचोआ ने गुस्तावो को मिलने बुलाया, लेकिन गुस्तावो को ये पता नहीं था कि उसके साथ एक साजिश रची जा रही है और उसे कैरिलो द्वारा पकड़ लिया जाएगा। गुस्तावो जैसे ही मार्था ओचोआ से मिलने आया, उसी समय कैरिलो और उसकी सर्च ब्लॉक की टीम ने गुस्तावो को पकड़ लिया। गुस्तावो ने खूब रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कैरिलो और उसका सर्च ब्लॉक ये बात नहीं माना और गुस्तावो को अरेस्ट कर लिया गया। तो ओचोआ ब्रदर्स का इतना बड़ा कोई केस नहीं था, उनका जुर्म था इलीगल वे में अफ्रीका से बुल लाना। लेकिन कोलंबियन पुलिस ने ओचोआ ब्रदर्स के सपोर्ट के लिए ओचोआ ब्रदर्स की नार्कोस में हिस्सेदारी और जो इलीगल वे में बुल लाने वाले केस पर अनदेखा किया, ओचोआ ब्रदर्स को जाने दिया। वर्जीनिया ने जो पेब्लो एस्कोबार का घर का एड्रेस दिया था, उससे वर्जीनिया काफी डिप्रेस हुई। वर्जीनिया ने जाकर पेब्लो को सारा केस बताया कि वो बम विस्फोट दरअसल पैचो ने करवाया। पैचो उसके लगभग 14 साथी एक फुटबॉल ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे थे। जगह पेब्लो एस्कोबार की पूरी गैंग पहुंची और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें लगभग 14 लोग मारे गए, लेकिन पैचो वहां से बच निकला, क्योंकि उस टाइम सभी लोग एक तरह के कपड़े पहने थे, इसलिए पैचो को किसी ने पहचान नहीं पाया। 19 जून 1991 को डीईए के एजेंट्स को पॉइजन के कॉल का सैटेलाइट द्वारा पता चला। पॉइजन अपने गैंग मेंबर सिकारियों के साथ द ला डिस्पेंसरी जा रहा था पार्टी कर। ये बात स्टीफन द्वारा कैरिलो को बताई जाती है। कैरिलो और उसकी सर्च ब्लॉक की टीम द ला डिस्पेंसरी पहुंचती है, अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें पॉइजन को भागते समय गोली से रौंद दिया जाता है और पॉइजन की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात पेब्लो एस्कोबार को पता चलती है, तो पेब्लो एस्कोबार डीईए एजेंट्स को मारने के लिए अपनी नाम भगा देता है। तो वही दूसरी तरफ पेब्लो एस्कोबार ने आत्मसमर्पण किया और पेब्लो एस्कोबार जेल में पहुंचा। पेब्लो एस्कोबार की जेल में पहुंचने के बाद कोलंबिया में काफी ज्यादा शांति हो गई। पेब्लो ने जेल के अंदर मेडलिन के ट्रस्टेबल अपराधी अपने साथ रखे थे, जो पेब्लो एस्कोबार के साथ जेल के अंदर भी काम कर सके। ला पैसा को डीईए के एजेंट ने पकड़ा और ला पैसा के ट्रक में पीछे की तरफ कैमरा लगा दिया और आगे की तरफ उस कैमरे का बटन दे दिया और ला पैसा को धमकाते हुए कहा, जब भी पेब्लो कुछ भी चीज इस ट्रक से मंगाए तो उसकी फोटो खींच ली जाए। पेब्लो एस्कोबार ने जेल के अंदर बहुत लग्जरी चीजें वो ट्रक से मंगाई। तो मैं आपको बता दूं कि ला पैसा कोलंबिया के पेब्लो एस्कोबार की जेल में
ट्रक के द्वारा सामान ले जाता था। आप ऐसा कौन ट्रक ड्राइवर भी कह सकते हैं, लेकिन वो खुद पेब्लो के लिए काम करता था। इस बीच कुछ समय बाद गलीनो और मोनकाडा भी ट्रक से पेब्लो एस्कोबार की जेल के अंदर गए, लेकिन वो जेल के अंदर से कभी बाहर वापस नहीं आए। ये एजेंट ने ट्रक के कैमरे की सारी तस्वीरें देखी, तब पता चला कि गलीनो और मोनकाडा कभी बाहर ही नहीं निकले और उन्हें शायद जेल के अंदर ही मार दिया गया। गलीनो और मोनकाडा कोकीन डीलर थे जो पेब्लो एस्कोबार का ही धंधा चलाते थे, क्योंकि पेब्लो एस्कोबार जेल के अंदर था इसीलिए। दरअसल गलीनो और मोनकाडा के फार्मर को एक खेत में पेब्लो एस्कोबार ने पैसे गड़े थे। याद है ना, मैंने आपको जो बताया था कि जब पेब्लो एस्कोबार के पास पैसे रखने की जगह नहीं हुआ करती थी तो वो खेतों में छुपाता था, जिसका मैप सिर्फ ब्लैक बियर के पास रहता था, फर्नांडो बेलेडेल। लेकिन वो पुलिस की हिरासत में था, इसलिए पेब्लो एस्कोबार को खुद नहीं पता था कि ये खेत के मेरे पैसे हैं या चोरी किए हुए। ये पैसे मालिक द्वारा जॉन जेरो वेलेस्कुइज तक पहुंच गए। जॉन जेरो वेलेस्कुइज पेब्लो एस्कोबार का एक वफादार हिटमैन था। पेब्लो एस्कोबार को जॉन जेरो वेलेस्कुइज पर काफी ज्यादा भरोसा था, लेकिन जॉन जेरो गलेनो और मोनकाडा से जलता था। कि जॉन जेरो ने पेब्लो एस्कोबार को गलेनो और मोनकाडा के प्रति बहुत भड़काया कि गलेनो और मोनकाडा ने ये पैसे चुराए थे पेब्लो एस्कोबार के बिजनेस से, जो कि वो बाहर पेब्लो एस्कोबार का बिजनेस संभाल रहे। पेब्लो ने जॉन जेरो की बात मानी और जेरो और मोनकाडा को मौत के घाट उतार दिया गया और जेल के अंदर ही दोनों की बॉडी जला दी गई। इसलिए स्टीफन ये फोटो को एक न्यूज कंपनी एल स्पेक्ट्राडोर पर ले गए, जिन्होंने इन फोटो को न्यूज़पेपर और न्यूज पर प्रकाशित कर दिया। स्टीफन और जेवियर को एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया अमेरिकन एम्बेसी द्वारा। स्टीफन और जेवियर ने ये फोटो पहले किसी भी ऑफिसर को बताए नहीं थे। स्टीफन को कैली कार्टेल के नागेंद्र ने किडनैप कर दिया और कैली कार्टेल के पैचो के पास ले गया। पैचो के द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद स्टीफन पेब्लो के मारने के काम में पैचो के साथ शामिल हुए। 25 जनवरी 1991 पेब्लो एस्कोबार अभी तक लगभग 1 साल और 1 महीने की सजा काट चुका था, लेकिन पेब्लो द्वारा 2 लोगों की जेल के अंदर जान लेने के चक्कर में पूरे कोलंबिया में हड़कंप मच चुका था। इसलिए प्रेसिडेंट गैविरिया ने पेब्लो की जेल के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स और टैंक भेजे। कुछ ही समय बाद वाइस प्रेसिडेंट एडुआर्डो आए और एडुआर्डो पेब्लो से बात करने के लिए जेल के अंदर गए। एडुआर्डो ने पेब्लो से कहा कि हम तुम्हें इस पर्सनल जेल से हटके गवर्नमेंट जेल में ले जाने के लिए तुम्हें आए, लेकिन पेब्लो एस्कोबार ने इनकार कर दिया और एडुआर्डो को हॉस्टेज बना दिया। पेब्लो एस्कोबार ने वाइस प्रेसिडेंट एडुआर्डो से कहा कि प्रेसिडेंट गैविरिया को कॉल लगाइए और उनको बताइए कि पेब्लो नहीं आ रहा है। एडुआर्डो ने प्रेसिडेंट को कॉल लगाया। प्रेसिडेंट से बात करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने पेब्लो से पूछा कि मैं यहाँ पर कब तक हॉस्टेजेस रहूंगा। तो प्रेसिडेंट गैविरिया लाइन पर थे और वाइस प्रेसिडेंट ने पेब्लो से पूछा कि मैं यहाँ पर कब तक हॉस्टेज बन के रहूंगा। इस बात पर प्रेसिडेंट गैविरिया समझ गए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी जेल के अंदर भेजी। सोल्जर्स द्वारा अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें जेल में मौजूद लगभग आधे से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। फायरिंग के कुछ समय बाद सेना के जवानों को वाइस प्रेसिडेंट एडुआर्डो मिल गए, लेकिन तब तक पेब्लो एस्कोबार जेल से भाग चुका था।